नमस्कार, राम राम। जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। आरक्षण हटाओ आंदोलन जो है शुरू किया गया और आगे भी जारी रहेगा, ऐसी धमकी दी जा रही है। धमकियां तो और भी बहुत सारी दी जा रही हैं और उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसे मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर, जो कि आए दिन विश्वमन करता है और ये कहता है कि मोदी जी सवर्ण विरोधी हैं, अपनी जात के होकर के रह गए। मोदी जी का कैबिनेट मंत्रालय जो है वो आपने शायद देखा होगा एक बार ध्यान से। 30-31 मंत्री हैं उसमें, एक बार सूची उठा करके देखना चाहिए। राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, एस जयशंकर हैं, निर्मला सीतारमण हैं, किरण रिजिजू हैं, सिंधिया जी हैं, सर्बानंद सोनोवाल हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं और चिराग पासवान हैं। बहुत सारे लोग हैं। एक बार आप सूची उठा के देखिए और उसके बाद जो राजनीतिक व्यवस्था है, जिन जिन राज्यों में भाजपा ने सरकार बनाई है, कहाँ गठबंधन से बनाई है, किन परिस्थितियों में बनाई है, उन सब का आकलन कीजिए। जिन जिन पार्टी और दलों को कितनी सीटें मिली हैं, उनका कितना प्रतिनिधित्व है सरकार में, वो सब को भी देख लीजिए एक बार और उसके बाद आकलन कीजिए, क्या नरेंद्र मोदी सवर्ण विरोधी हैं वाकई। मैं तो पिछले 25 वर्ष की राजनीति फॉलो कर रहा हूं नरेंद्र मोदी की, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब बने और जब से प्रधानमंत्री बने हैं। मेरे मन में कभी लेश मात्र की भी शंका नहीं आई कि यह व्यक्ति जातिवाद की राजनीति करता है। नरेंद्र मोदी की राजनीति केवल देश के विकास, जो निचले तबके में छूटे रह गए हैं लोग, जिन तक बुनियादी जीवन की सुविधाएं नहीं पहुंची, मूलभूत आधारभूत ढांचा जिसे हम कहते हैं, जो बहुत न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं जीवन की, वो सब चीज़ें नहीं मिली, उसे दिलाने को प्रतिबद्ध है व्यक्ति। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, हिंदुओं के धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के नायक हैं और उन्होंने अपने जीवन में आज तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि मैं जाति की राजनीति करता हूं और जाति को बचाने के लिए आया हूं अपनी जाति को। जो उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि मैं पिछड़े तबके से आता हूं, तो वह एक सत्य है और उसके प्रतिनिधित्व पर देश को गर्व होना चाहिए कि जो तबका पीछे छूट गया उसको भी अगुवाई का मौका मिल रहा है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं पिछड़े तबके से आता हूं, तब उनके कहने का अर्थ यह नहीं था कि मैं आज भी पिछड़ा हूं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। दूसरी बात यह कि जब हम इस देश में वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं, तब हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि जिन क्षेत्रीय दलों ने केवल जात पात की राजनीति करके बरसों बरस तक इस देश को लूटा, उन सब की काट क्या है? उन सब की काट केवल यह है कि जो लोग जाति खेमों में बटे हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो उन्हें जोड़ने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा हिंदू एकीकरण के लिए। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। पहले जब मायावती जी का समय था, तब वे भी जाति की राजनीति करती थी। उसके बाद धीरे धीरे उनमें सुधार हुआ, लेकिन वे स्वतः जो है कमजोर पड़ती चली गई एक राजनीतिक दल के रूप में। मुलायम सिंह यादव जी और उनके सुपुत्र की जो राजनीति है, उसके बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में आपने लालू प्रसाद यादव की राजनीति देखी है, उसी तरह से आप दक्षिण की राजनीति देख लीजिए। इन सभी लोगों ने अपनी अपनी जाति और खेमे, मुसलमान और अपनी जाति के लोगों को जोड़ने के लिए जो घात लगाए, जो घात किए, जिस तरह की राजनीतिक व्यवस्था पनपाई, उस राजनीतिक व्यवस्था की काट खोजने के लिए मनुष्य को उसी स्तर पर उतरना पड़ेगा। और इसीलिए आज बहुत बड़ा ऐसा समाज है जो कभी भाजपा का पारंपरिक वोटर नहीं हुआ करता था, लेकिन वह आज वोट करता है भाजपा को, क्योंकि उसे यह लगने लगा है कि अगर कोई विश्वास या विकास की रोशनी ला सकता है, दे सकता है, कोई परिवर्तन कर सकता है जीवन में,
तो वह परिवर्तन करने वाला व्यक्ति केवल नरेंद्र मोदी है। इसीलिए वे झुके हैं, वे उनके लिए वोट करने को आगे आए हैं। ये है वर्तमान स्थिति। दूसरी बात ये कि जो लोग आरक्षण हटाओ आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में और नारे लगा रहे हैं कि हम सबक सिखाएंगे, उनसे यह पूछना आवश्यक है कि वे भला सबक तो सिखा देंगे नरेंद्र मोदी को, लेकिन उसके बाद जो स्थिति होगी उसका क्या होगा। अगर वे नरेंद्र मोदी को सबक सिखाएंगे तो कोई न कोई ऐसा तो होगा जो जीतेगा। तो जीतने वाला जो होगा वह निश्चय ही राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव, इन सब को मिला करके जो एक गठबंधन बनेगा, या दक्षिण के और नेता जो हैं उनका गठबंधन बनेगा, तो वे राजनीति में आएंगे, केंद्र की सत्ता पर विराजेंगे। और उसके बाद क्या होगा, कभी आपने आकलन किया है? आए दिन जो हिंदू सवर्ण विरोधी बयान देने के लिए जाने जाते हैं, वैसे लोग जब सत्ता में बैठेंगे तब आप चैन से सांस ले पाएंगे। नोच खसोट करके आपको रख देंगे। जो भी इन 12 वर्षों में आपने प्राप्त किया है वह सब एक झटके में आपके हाथ से चला जाएगा। इसलिए आरक्षण हटाओ आंदोलन का मैं कोई तुक नहीं समझ पाता हूं वर्तमान परिस्थिति में, जबकि अगले वर्ष जो है कुछ बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं, जिसमें से कि उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्य भी हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तब आप निरंतर भड़का करके और हिंदुओं को तोड़ करके सवर्ण करके क्या संदेश देना चाहते हैं? एक बार आप पलट करके क्यों नहीं देखते इन 12-14 वर्षों की राजनीति को? मैंने इस विषय पर कई बार पहले भी कहा है कि जो इस व्यक्ति ने इस देश को दिया है, जो हिंदुओं को गौरव से माथा उठा करके चलने की स्वतंत्रता दी है, जो आंतरिक सुरक्षा दी है, जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान के कार्य किए हैं, उसे आप क्यों नहीं देखते हैं? जो विकास की रोशनी फैलाई है, जो वैश्विक कीर्ति दिलाई है इस देश को, जो स्थायित्व दिया है, उस पर आप क्यों नहीं विचार करते हैं? आरक्षण को वर्तमान समय में हटाने की बात करने वाला कोई भी राजनीतिक दल चुनाव नहीं जीत सकता। यह एक कड़वा सच है, इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। जो भी दल इसे हाथ लगाएगा वह धराशायी हो जाएगा चुनाव में, उसे कोई बचा नहीं सकता। वह धीरे धीरे समाप्त होगा, एक समय के बाद समाप्त होगा, स्वतः होगा, जब सभी जगहों पर विकास होगा, सभी जाति, सभी खेमे के लोग सुख समृद्धि से रहने लगेंगे, देश आर्थिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा, भारत एक विकसित देश के रूप में पहचाना जाएगा। तब स्वतः मन में यह भाव जागेगा कि भला हमें आरक्षण की क्या आवश्यकता है। यह जागृति स्वतः आएगी। परंतु आप जिस तरह से आग लगाने की बात कर रहे हैं, जंतर मंतर पर मैं कुछ महान क्रांतिकारियों को देख रहा था जो अनर्गल प्रलाप कर रहे थे और ऐसे झूठे झूठे वक्तव्य दे रहे थे जिसे सुन करके मुझे हंसी आ रही थी। एक महान क्रांतिकारी बालक खड़ा होकर के कह रहा था कि भूमियार ब्राह्मणों के पास 1 इंच जमीन नहीं है। कैसी हास्यास्पद बातें करते हैं ये लोग। पश्चिमोत्तर प्रदेश में जो त्यागी जी लोग हैं वे, उनके पास जमीन नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी जमीन है। पूर्वांचल में जो राय साहब लोग हैं उनके पास जमीन नहीं है। बिहार में बढ़िया, मुकामा, बेगूसराय जिले में जहां पर कि इनकी बहुत अधिक संख्या है, वहां आप देखिए कितनी जमीनें हैं इनके पास। गंगा पार के जहां का मैं हूं, वहां के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां पर जिन गांव में इनकी संख्या अधिक है, वहां पर सैकड़ों सैकड़ों बीघा जमीन वाले लोग हैं। इतने धनाढ्य, इतने समर्थ, इतने शक्तिशाली लोग हैं कि आप कुछ कह नहीं सकते। तब इस तरह की झूठी बातें फैलाने वाले लोग कौन हैं? इस सत्य से कोई मना नहीं कर सकता कि भारतीय समाज में बहुत भेदभाव होता था। अगर आप सत्यनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं, आपने पूर्वावलोकन किया है, गतावलोकन किया है, पिछले समय को देखा है ढंग से, तब आप इस सत्य से मना नहीं कर पाएंगे। परंतु वह समय चला गया, बीत गया, अब हम पलट करके उस ओर नहीं देखना चाहते। इसलिए एक हिंदू होकर के विचार करना चाहिए, एक हिंदू होकर के सोचना चाहिए। और आप जब सबक सिखाने की बात करते हैं तब आपको यह भी आकलन कर लेना चाहिए कि सबक सिखाने के बाद भला आप क्या प्राप्त करने वाले हैं।
जिन्हें आप हरा तो देंगे, लेकिन दो चार छुटभइये लोग जिनके भरोसे आप कूद रहे हैं, वे दो चार सीटें आपके सहयोग से जीत जाएंगे। इस देश में वे प्रधानमंत्री बनकर के नहीं आएंगे। आपके मिश्रा जी, आपके सिंह जी, शुक्ला जी, जो भी आपके प्रिय नेता बनकर के उभर रहे हैं, वे दो चार सीटें जीत पाएंगे, 10 सीटें अधिक से अधिक, इससे अधिक की स्थिति नहीं होगी। इसलिए आपके हाथ तो तब भी खाली रहेंगे और उसके बाद जो दुर्गति होगी उसकी केवल कल्पना की जा सकती है। इसलिए धीरज धर करके विचार करना चाहिए, एक बार पुनः देखना चाहिए कि इस व्यक्ति ने क्या किया है इस देश के लिए। नरेंद्र मोदी इतनी क्षुद्र राजनीति नहीं करते। नरेंद्र मोदी एक बहुत ही ऊंची चेतना के व्यक्ति हैं। लोग मुझे चाटुकार कहते हैं, कहते रहें, चाटते रहो, कहते रहें, सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो केवल यह देखता हूं कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कौन विकल्प है नरेंद्र मोदी का। एक भी व्यक्ति, एक भी विपक्ष का एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसे आप देख करके कह सकें कि यह प्रधानमंत्री बन गया तो देश का भला हो जाएगा, बल्कि बेड़ा गर्क हो जाएगा देश का। 2014 से पहले की स्थितियां आप भूल गए हैं, आप देश की दशा भूल गए हैं। एक बार पलट करके देखिए और उसके बाद विचार कीजिए, न कि किसी पूर्वाग्रह में, दुराग्रह में, किसी हठ में आकर के आप गालियां दीजिए और मन में यह बना लीजिए कि हम इस व्यक्ति को सबक सिखाएंगे, क्योंकि आपके मन में यह बात बिठा दी गई है कि वे सवर्ण विरोधी हैं, जबकि वे सवर्ण अवर्ण जैसी राजनीति करते ही नहीं हैं, कभी भी जाति की राजनीति नहीं करते हैं। परंतु जातियों को साधने के लिए, भाजपा को सत्ता में बने रहने के लिए वह सब करना पड़ेगा जो करना आवश्यक है। उसके बिना कोई सत्ता में नहीं रह सकता। आपके अपने विचार होंगे, उन विचारों को अवश्य यहाँ प्रकट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।